आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इस सप्ताह की 5 सबसे बड़ी जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट्स के बारे में। एक तरफ जहां चाइना ने अपनी न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन से पहली बार इंटरनेशनल ओपन वाटर्स में एक लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च की है, जिसके बाद अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जैसे कई देशों ने ऑफिशियली कंसर्न भी एक्सप्रेस किया है। और ये डेवलपमेंट सिर्फ इसलिए इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि चाइना ने एक मिसाइल टेस्ट किया है, बल्कि इसलिए भी ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसने इंडो पैसिफिक में न्यूक्लियर डिटरेंस और सबमरीन वॉरफेयर के नए सिग्नल्स दिए हैं, जिसका डायरेक्ट इम्पैक्ट इंडिया की लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी प्लानिंग पर भी पड़ेगा, जो कि हम आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे ही। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, इसी सप्ताह चाइना ने रीयूजेबल रॉकेट टेक्नोलॉजी में भी एक बड़ी अचीवमेंट हासिल की है। एक ऑर्बिटल रॉकेट बूस्टर को समुद्र में नेट और केबल की मदद से सक्सेसफुली रिकवर किया गया है चाइना के द्वारा, जो फ्यूचर में मिलिट्री सैटेलाइट लॉन्च करने की कॉस्ट को काफी हद तक कम कर देगा। वहीं दूसरी तरफ इंडिया के लिए भी कुछ पॉजिटिव डेवलपमेंट्स हुई हैं। भारत ने इंडोनेशिया के साथ ब्रह्मोस मिसाइल डील साइन की है, ऑस्ट्रेलिया के साथ यूरेनियम एग्रीमेंट फाइनली ऑपरेशनल हो गया है। तो काफी सारी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स डिस्कस करने के लिए चलिए डिस्कशन शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं चाइना की। रिसेंटली चाइना ने एक ऐसा मिसाइल टेस्ट कंडक्ट किया है जिसने सिर्फ एशियाई नहीं बल्कि पूरी दुनिया का अटेंशन अपनी तरफ खींचा है। चाइनीज नेवी ने एक न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन से एक बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च की है, जो कि मोस्ट लाइकली JL-3 हो सकती है। ऑल्दो ऑफिशियली चाइना ने मिसाइल का नाम डिस्क्लोज नहीं किया है, लेकिन डिफेंस एनालिस्ट्स का मानना है कि ये JL-3 SLBM ही थी। इस मिसाइल की एस्टिमेटेड रेंज 10,000 किलोमीटर से भी ज्यादा मानी जाती है। टेस्ट के दौरान मिसाइल लगभग 7,300 किलोमीटर ट्रेवल करते हुए साउथ पैसिफिक ओशन में जाकर गिरती है। ऑफ कोर्स मिसाइल में कोई रियल न्यूक्लियर वॉरहेड नहीं था, सिर्फ एक डमी वॉरहेड यूज किया गया था, लेकिन एक्चुअल कंसर्न मिसाइल से ज्यादा उसकी लॉन्च लोकेशन को लेकर है। हिस्ट्री में पहली बार चाइना ने अपनी सबमरीन से किसी बैलिस्टिक मिसाइल को इंटरनेशनल ओपन वाटर्स से लॉन्च किया है। इसका सिंपल सा मतलब यह है कि पहले चाइना अपने सबमरीन मिसाइल टेस्ट ज्यादातर अपने कोस्टल वाटर्स या रिस्ट्रिक्टेड मिलिट्री जोन्स के आसपास कंडक्ट करता था, लेकिन इस बार चाइना ने ओपन पैसिफिक से लॉन्च करके एक क्लियर मैसेज दिया है, न सिर्फ यूएस को बल्कि पूरी दुनिया को। अगर कभी कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन बनती है तो चाइनीज बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन सिर्फ चाइनीज कोस्टलाइन तक लिमिटेड नहीं रहेंगी, बल्कि हजारों किलोमीटर दूर इंटरनेशनल वाटर्स से भी लॉन्च कर सकती है। यही वजह है कि अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जैसे कई कंट्रीज ने इस डेवलपमेंट पर कंसर्न एक्सप्रेस किया। खैर, हमारे लिए सवाल ये आता है कि इंडिया के लिए इतना कंसर्निंग क्यों है। देखिए, सिर्फ न्यूक्लियर वेपन्स होना ही किसी कंट्री को स्ट्रेटेजिक एडवांटेज नहीं देता। असली कैपेबिलिटी तब आती है जब आप जमीन से, हवा से और समुद्र से, तीनों जगह से न्यूक्लियर स्ट्राइक कर सकें। इसी कैपेबिलिटी को न्यूक्लियर ट्राइड भी कहा जाता है। और आज के समय दुनिया में सिर्फ 5 कंट्रीज ऐसी है जिनके पास फुल्ली ऑपरेशनल न्यूक्लियर ट्राइड है: अमेरिका, रशिया, चाइना, फ्रांस और इंडिया। इंडिया ने भी काफी सालों पहले मेहनत करके अरिहंत क्लास न्यूक्लियर सबमरीन्स डेवलप की हैं। इन सबमरीन से 2 तरह की बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च की जा सकती हैं: K-15 सागरिका, जिसकी रेंज लगभग 750 किलोमीटर मानी जाती है, और K-4, जिसकी एस्टिमेटेड रेंज करीब 3500 किलोमीटर है। फ्यूचर में इंडिया K-5 और K-6 जैसी लॉन्ग रेंज सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल्स पर भी काम कर रहा है, जिनकी रेंज इससे काफी ज्यादा होने की उम्मीद है। इसका मतलब ये है कि अगर कभी किसी वॉर में इंडिया को जरूरत पड़ती है तो वो समुद्र के अंदर पेट्रोल कर रही अरिहंत क्लास सबमरीन से रिटेलिएटरी न्यूक्लियर स्ट्राइक लॉन्च कर सकता है। और इसी एश्योरेंस को स्ट्रेटेजिक लैंग्वेज में क्रेडिबल न्यूक्लियर डिटरेंस कहा जाता है। लेकिन जैसा मैं आपको बता रहा था, प्रॉब्लम सिर्फ इतनी नहीं है कि चाइना अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटीज इंप्रूव कर रहा है। प्रॉब्लम यह है कि चाइना धीरे धीरे ऑपरेशनल बिहेवियर भी बदल रहा है। मतलब जो काम पहले सिर्फ अपने कोस्टल वाटर्स के अंदर होते थे, अब वो इंटरनेशनल वाटर्स में भी होने लगे हैं। और जब कोई मेजर मिलिट्री पावर बार बार किसी नए तरीके से ऑपरेशंस कंडक्ट करती है, तो धीरे धीरे वही बिहेवियर एक्सेप्टेड मिलिट्री प्रैक्टिस यानी रीजनल नॉर्म बनने लगता है। इसका ये मतलब हुआ कि आगे चलकर इंडो पैसिफिक में सबमरीन ऑपरेशंस अब पहले से काफी ज्यादा एक्टिव और कॉम्पिटिटिव होने वाले हैं। और इसी वजह से इंडिया को भी अपनी एंटी सबमरीन वॉरफेयर कैपेबिलिटी, अंडर वाटर सर्विलेंस नेटवर्क और सी बेस्ड न्यूक्लियर डिटरेंस को कंटिन्यूअसली स्ट्रेंथन करना होगा। इसके अलावा चाइना ने स्पेस टेक्नोलॉजी में भी एक हिस्टोरिकल अचीवमेंट हासिल की है। 10 जुलाई को चाइना ने अपना लॉन्ग मार्च 10B रॉकेट लॉन्च किया। ये चाइना का नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल्स में से एक है, और फ्यूचर में इसी फैमिली के रॉकेट्स का यूज हैवी सैटेलाइट्स और डीप स्पेस मिशंस के लिए भी किया जाना है। लेकिन इस लॉन्च की सबसे इंटरेस्टिंग बात रॉकेट का लॉन्च नहीं है, बल्कि लॉन्च के बाद उसके बूस्टर को सक्सेसफुली रिकवर करना था। अब यहाँ एक छोटी सी बात समझना जरूरी है। आप लोग जानते हैं रॉकेट अलग अलग स्टेजेस में बने होते हैं। सबसे नीचे वाला हिस्सा, जिसे फर्स्ट स्टेज बूस्टर कहा जाता है, ये लॉन्च के वक्त सबसे ज्यादा फ्यूल बर्न करता है और रॉकेट को एटमॉस्फेयर के बाहर ले जाने के लिए इनिशियल थ्रस्ट प्रोवाइड करता है। जैसे ही इसका फ्यूल खत्म होता है, ये रॉकेट से अलग हो जाता है और बाकी का रॉकेट का जो अपर स्टेज होता है, वो सैटेलाइट को लेकर स्पेस की तरफ आगे बढ़ जाता है। नॉर्मली क्या होता है कि ये फर्स्ट स्टेज बूस्टर अलग होने के बाद या तो समुद्र में जाकर गिरता है या फिर कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाता है। और क्योंकि बूस्टर रॉकेट का सबसे महंगा कंपोनेंट होता है एंड हर लॉन्च के लिए एक नया बूस्टर बनाना ही पड़ता है, इसी वजह से लॉन्च
कॉस्ट काफी ज्यादा बढ़ जाती है। और चाइना ने इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की डायरेक्शन में एक इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट किया। रॉकेट के फर्स्ट स्टेज को सीधा समुद्र में गिरने देने की बजाय उसे कंट्रोल्ड तरीके से वापस लाया गया और फिर एक स्पेशली डिजाइन रिकवर शिप ने केबल्स और नेट के सिस्टम की मदद से उस बूस्टर को सेफली कैप्चर कर लिया। अब आपके मन में एक सवाल आ सकता है, रीयूजेबल रॉकेट, ये तो हम पहले भी सुन चुके हैं ना, स्पेस एक्स तो ये काफी साल पहले अचीव कर चुका था। तो बिल्कुल, रीयूजेबल रॉकेट टेक्नोलॉजी में आज भी सबसे आगे इलोन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स ही मानी जाती है। स्पेस एक्स पिछले कई सालों से अपने फाल्कन 9 बूस्टर्स को सक्सेसफुली लैंड करके बार बार रीयूज कर रही है और अब तो स्टारशिप प्रोग्राम में कंपनी एक और लेवल ज्यादा पहुंच चुकी है। यहाँ इमेज में आप देख सकते हैं लॉन्च टॉवर पर लगे ये बड़े मैकेनिकल आर्म्स, जिन्हें चॉपस्टिक आर्म्स कहा जाता है, ये वापस आते हुए सुपर हैवी बूस्टर्स को हवा में ही कैप्चर कर लेते हैं, जिससे बूस्टर को दोबारा लॉन्च के लिए रिलेटिवली जल्दी प्रिपेयर किया जा सकता है। लेकिन चाइना की अप्रोच इससे थोड़ी अलग है। वर्टिकल लैंडिंग और टॉवर कैच की जगह चाइना रिकवरी शिप और नेट कैप्चर सिस्टम पर काम कर रहा है। अगर ये टेक्नोलॉजी कंसिस्टेंटली सक्सेसफुल होती है तो चाइना भी रीयूजेबल लॉन्च सिस्टम्स में एक बहुत बड़ा माइलस्टोन अचीव कर लेगा। देखिए, रीयूजेबल रॉकेट्स का सबसे बड़ा एडवांटेज है कॉस्ट। अगर एक ही बूस्टर को बार बार यूज किया जा सके तो सैटेलाइट लॉन्च करना काफी सस्ता हो जाता है, और जब लॉन्च सस्ते हो जाते हैं तो कोई भी कंट्री कम पैसे में ज्यादा सैटेलाइट्स ऑर्बिट में भेज सकती है। और सैटेलाइट सिर्फ इंटरनेट या वेदर फोरकास्ट के लिए तो यूज होती नहीं है। मिलिट्री कम्युनिकेशन, जीपीएस नेविगेशन, मिसाइल गाइडेंस, अर्ली वार्निंग सिस्टम्स, बॉर्डर सर्विलेंस और इंटेलिजेंस गैदरिंग, ये सब स्पेस बेस्ड सैटेलाइट्स पर ही डिपेंड करते हैं। इसीलिए रीयूजेबल रॉकेट टेक्नोलॉजी सिर्फ एक कमर्शियल अचीवमेंट नहीं है, इसके डायरेक्ट मिलिट्री इंप्लीकेशंस भी हैं। हालांकि इंडिया भी रीयूजेबल रॉकेट टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा है। इसरो ने पिछले कुछ सालों में अपने रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल्स यानी आरएलवी के कई सक्सेसफुल टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन टेस्ट कंडक्ट किए हैं। लेकिन अगर हम इंडिया और चाइना की कंपैरिजन करें तो चाइना का स्पेस प्रोग्राम काफी बड़े स्केल पर ऑपरेट करता है। दोनों कंट्रीज के एनुअल स्पेस बजट में भी काफी बड़ा डिफरेंस है। इसी वजह से चाइना कई प्रोजेक्ट्स को पैरेलल में और रिलेटिवली फास्टर स्पीड से डेवलप कर पाता है। और अगर हमें लॉन्ग टर्म में रीयूजेबल रॉकेट्स, हैवी लिफ्ट लॉन्च व्हीकल्स और मिलिट्री स्पेस कैपेबिलिटीज में चाइना या फिर अमेरिका के साथ compete करना है तो इसरो में इन्वेस्टमेंट को भी उसी हिसाब से बढ़ाना होगा। एनीवे, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं तीसरी डेवलपमेंट की। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की इंडोनेशिया विजिट के दौरान इंडिया और इंडोनेशिया ने ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर एक एग्रीमेंट साइन किया है। यहाँ आप इंडोनेशिया की लोकेशन देख पाएंगे। देखिए, इंडोनेशिया की ज्योग्राफी ही ऐसी है कि मैरीटाइम सिक्योरिटी उसके लिए सबसे बड़ी प्रायोरिटीज में से एक है। इंडोनेशिया के पास लगभग 17,000 आइलैंड्स हैं और दुनिया के कुछ सबसे इंपॉर्टेंट सी रूट्स उसी की टेरिटरी के बीच से गुजरते हैं, जैसे मलक्का स्ट्रेट, सुंडा स्ट्रेट। इन सी लेन्स से हर साल दुनिया का बहुत बड़ा ट्रेड और एनर्जी सप्लाई पास होती है। इसी वजह से इंडोनेशिया पिछले कई सालों से अपनी कोस्टल डिफेंस कैपेबिलिटीज को स्ट्रेंथन कर रहा है और ब्रह्मोस उस स्ट्रेटजी का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा बनने जा रहा है। इसी विजिट के दौरान एक और डिफेंस एग्रीमेंट भी साइन हुआ। इंडिया की भारत डायनामिक्स लिमिटेड और इंडोनेशिया के रिपब्लिक कॉर्प के बीच मिसाइल कॉपरेशन को लेकर एक एग्रीमेंट साइन हुआ है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये अस्त्र मिसाइल हो सकती है जिसे फ्यूचर में इंडोनेशिया के सुखोई फाइटर एयरक्राफ्ट के साथ इंटीग्रेट किया जा सकता है। एंड आप एक बात नोट करिएगा, पिछले कुछ सालों में इंडिया की डिफेंस एक्सपोर्ट्स लगातार बढ़ रही हैं और अब साउथ ईस्ट एशिया की कंट्रीज भी इंडियन मिसाइल सिस्टम्स में इंटरेस्ट दिखा रही हैं। ये इंडियन डिफेंस इंडस्ट्री के लिए भी काफी पॉजिटिव डेवलपमेंट है, क्योंकि डिफेंस एक्सपोर्ट सिर्फ मिसाइल बेचने तक लिमिटेड नहीं होते। उसके बाद मेंटेनेंस, ट्रेनिंग, स्पेयर पार्ट्स, सॉफ्टवेयर अपग्रेड्स और टेक्निकल सपोर्ट भी सालों तक चलती है। यानी एक लॉन्ग टर्म डिफेंस रिलेशनशिप डेवलप होती है। और अगर फ्यूचर में दूसरी साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज भी इसी तरह के एग्रीमेंट्स करती हैं तो इंडिया धीरे धीरे इंडो पैसिफिक में एक इंपॉर्टेंट डिफेंस सप्लायर के रूप में अपनी पोजीशन और मजबूत कर सकता है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगली अपडेट की। सो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया ने एक यूरेनियम डील साइन की है। इस डील के अंडर अब ऑस्ट्रेलिया यूरेनियम सप्लाई करेगा इंडिया को। वैसे अगर आप ऑन पेपर बात करें तो ये एग्रीमेंट 2014 में साइन हो चुका था, लेकिन प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट नहीं हो पाया था। और इंप्लीमेंट ना होने के पीछे वजह है ऑस्ट्रेलियन पॉलिसी। ऑस्ट्रेलिया की पॉलिसी रही है कि जो कंट्री एनपीटी साइन नहीं करती उसके साथ यूरेनियम शेयर करने के लिए एक सेपरेट बायलैटरल सेफगार्ड स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है। एनपीटी का मतलब होता है न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। ये एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट है जिसमें कंट्रीज ये कमिट करते हैं कि वो नए न्यूक्लियर वेपन्स नहीं बनाएंगे और जिनके पास ऑलरेडी हैं वो उन्हें कंट्रोल में रखेंगे। और बायलैटरल सेफगार्ड स्ट्रक्चर का मतलब है एक अलग कस्टम मेड वेरिफिकेशन सिस्टम जिसमें दोनों कंट्रीज मैनुअली चेक कर सकें कि यूरेनियम जो दिया जा रहा है वो सिर्फ सिविलियन पावर के लिए यूज हो रहा है, वेपन्स के लिए नहीं। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इंडिया ने एनपीटी साइन नहीं किए और ना ही भारत कभी एनपीटी साइन करेगा। इसकी वजह यह है कि एनपीटी के रूल सिर्फ उन कंट्रीज को नए न्यूक्लियर वेपन्स बनाने से रोकता है जिनके पास 1967 से पहले वेपन्स नहीं थे। मतलब जो कंट्रीज पहले से न्यूक्लियर पावर हैं, जैसे यूएस है, रशिया है, चाइना है, उन्हें कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। लेकिन इंडिया जैसे कंट्रीज जो बाद में न्यूक्लियर कैपेबल बने उन्हें परमानेंटली एक नॉन वेपन स्टेट
मान लिया जाता है। अगर वो साइन करता है तो इंडिया का स्टैंस हमेशा ये रहा है कि ये ट्रीटी अनफेयर है, ये एग्जिस्टिंग न्यूक्लियर पावर्स को परमानेंट एडवांटेज देती है और बाकी सबको पीछे रखती है। इसीलिए इंडिया ने कभी ये ट्रीटी साइन नहीं की और आगे भी कभी नहीं करेगा। खैर इसी एनपीटी ट्रीटी की वजह से ये डील एक दशक तक अटकी रही, क्योंकि वो कस्टम बायलैटरल फ्रेमवर्क तैयार नहीं हो पा रहा था। अब जाकर वो फ्रेमवर्क फाइनली तैयार हो गया है, मतलब जो लीगल और टेक्निकल स्ट्रक्चर चाहिए था वेरिफिकेशन के लिए वो अब बन चुका है। इसका मतलब है कि ऑस्ट्रेलिया अब ऑफिशियली इंडिया को यूरेनियम भेज सकता है, ऑब्वियसली सिविलियन पर्पसेस के लिए। एनीवे, ये सिग्निफिकेंट इसलिए है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के पास दुनिया के लगभग 28% यूरेनियम रिजर्व्स हैं, यानी सबसे बड़ा सिंगल सोर्स। ऑल्दो अभी तक कोई प्राइसिंग, वॉल्यूम या टाइमलाइन अनाउंस नहीं हुई है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सप्लाई स्टार्ट हो गई है, ये सिर्फ लीगल क्लियरेंस है। लेकिन इससे ये पक्का हो गया है कि ऑस्ट्रेलिया इंडिया के लिए एक रिलायबल लॉन्ग टर्म यूरेनियम एक्सपोर्टर बन सकता है। इसी के साथ एक डिफेंस और सिक्योरिटी फ्रेमवर्क, एक मैरीटाइम रोड मैप और ऑस्ट्रेलिया के कोकोस आइलैंड्स पर एक स्पेस ट्रैकिंग टर्मिनल भी अनाउंस हुआ है। कोकोस आइलैंड ऑस्ट्रेलिया का एक रिमोट टेरिटरी है इंडियन ओशन में, और वहां एक ट्रैकिंग स्टेशन बनेगा जो सैटेलाइट और स्पेसक्राफ्ट को मॉनिटर करेगा। ये इंडिया के गगनयान मिशन को भी सपोर्ट करेगा। मतलब जब इंडिया अपना ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन लॉन्च करेगा तो उस स्पेसक्राफ्ट की लोकेशन, उसकी हेल्थ और उसके सिग्नल्स को ट्रैक करने के लिए ग्राउंड स्टेशन चाहिए होंगे, जो डिफरेंट लोकेशंस पर होने चाहिए दुनिया भर में। कोकोस आइलैंड्स की लोकेशन इंडियन ओशन में होने की वजह से एक इंपॉर्टेंट ट्रैकिंग पॉइंट बन जाते हैं जब गगनयान लॉन्च होगा। नाउ बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट की, जो कि हमारी लास्ट अपडेट होने वाली है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था और आज फिर रिपीट कर रहा हूं, बहुत कम चांसेस हैं कि यूएस ईरान के बीच कोई सीज फायर लंबे समय तक चल सके, क्योंकि जब तक इजराइल सेटिस्फाई होकर नेगोशिएशन टेबल पर नहीं बैठता तब तक कोई भी सीज फायर हो या कोई भी एमओयू हो इस वॉर का परमानेंट सॉल्यूशन नहीं निकाल सकता। और देखिए अब चीजें बहुत ज्यादा एस्केलेट होने वाली हैं, क्योंकि रिसेंटली जो सीज फायर एमओयू के रूप में साइन हुआ था वो इस हफ्ते प्रैक्टिकली टूट गया है। यूएस के अकॉर्डिंग ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में कमर्शियल शिप्स पर अटैक किया, जिसके जवाब में यूएस ने पिछले 2-3 दिनों में 6 ईरानियन सिटीज पर डायरेक्ट स्ट्राइक्स किए हैं। ट्रंप ने साफ साफ कहा कि सीज फायर ओवर हो चुका है। हालांकि बाद में ट्रंप ने यह भी कहा कि ईरान के साथ बातचीत अभी भी कंटिन्यू रखी जा रही है, लेकिन ये सिर्फ डिप्लोमेटिक कुशनिंग होती है। ग्राउंड रियलिटी पर अब ये एक एक्टिव मिलिट्री एक्सचेंज बन चुका है, और हम सभी जानते हैं कि ईरान भी चुप नहीं बैठने वाला है। ईरान ने भी क्लेम किया है कि उन्होंने गल्फ कंट्रीज में, स्पेसिफिकली बहरीन और कुवैत में दर्जनों यूएस लिंक्ड साइट्स को टारगेट किया है रिटेलिएशन में, और एक अमेरिकन ड्रोन भी शूट डाउन किया है। तो अब देखना होगा कि चीजें कहां तक एस्केलेट होती हैं। जो भी अपडेट होगी हम लोग जरूर डिस्कस करेंगे। फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट्स में अपना ओपिनियन जरूर शेयर कीजिएगा। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। फॉर द टाइम बीइंग दिस वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू फॉर वॉचिंग। दिस इज हर्षवर्धन गुर्जर साइनिंग ऑफ।